गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में पुष्प का जो स्ट्रक्चर है उसमें कितने चक्र होते हैं। 4 चक्र बताए थे। सबसे पहला चक्र था बाह्य दलपुंज, दूसरा चक्र दलपुंज, तीसरा चक्र जो था वो पुमंग और चौथा और लास्ट चक्र था जायान। इसके बाद में इन अंगों के बारे में जानेंगे कि आवश्यक अंग कौन से होते हैं, सहायक अंग। तो आवश्यक अंग पुमंग एंड्रोसियम, दूसरा जायांग जाइनोसियम। ये 2 आवश्यक अंग होते हैं। इनके बगैर जो है फर्टिलाइजेशन या निषेचन नहीं हो सकता है पुष्प के अंदर। उसके बाद में ये सहायक अंग होते हैं बाह्य दलपुंज और दलपुंज। इनकी उपस्थिति हो तब भी काम चलेगा और ना हो तब भी काम चलेगा। उसके बाद में इसमें आवश्यक अंग में जो पुमंग पार्ट्स है इसके बारे में जानेंगे। ये पुष्प का नर पार्ट्स भी कहलाता है, पुमंग या एंड्रोसियम। तो पुमंग की एक इकाई को पुंकेसर कहते हैं। तो पुंकेसर की संरचना देख लीजिए। इस पार्ट्स को कहते हैं पुंकेसर, स्टामेन। जब ये पार्ट्स झुंड के रूप में पुष्प में एक साथ लगा होगा तब इसको हम पुमंग कहेंगे। और जब ये सिंगल है, पुष्प से एक सिंगल निकाल के अलग कर लिया तो उसको हम पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर के 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट्स ये कहलाता है पराग कोश, एंथर कहते हैं इंग्लिश में इसको। दूसरा एक नलिका जैसा भाग होता है, नीचे की ओर होता है, ये भाग कहलाता है पुंतंतु, फिलामेंट। फिलामेंट कहते हैं। पराग कोश की 2 पालियां होती हैं। पराग कोश के जो है वो 2 भाग होते हैं, एक ये वाला भाग और एक दूसरा ये भाग होता है। तो कह सकते हैं कि पराग कोश के अंदर 2 पालियां होती हैं और प्रत्येक पाली के अंदर 4 प्रकोष्ठ होते हैं। प्रत्येक पाली के अंदर 4 प्रकोष्ठ होते हैं। इन्हीं प्रकोष्ठकों के अंदर परागकणों का निर्माण होता है। परागकणों को हम लघु बीजाणु भी कहते हैं। परागकणों को लघु बीजाणु भी कह सकते हैं। तो पराग कोष्ठ को हम लघु बीजाणुधानी कहते हैं। तो जब इसके अंदर परागकण उपस्थित होंगे तब जब इसका स्फुटन होगा, पराग कोश का जब स्फुटन होता है, ये फट जाते हैं, परिपक्व होकर जब फट जाते हैं तो इसके अंदर के परागकण बाहर निकलते हैं और पुष्प की वर्तिकाग्र के ऊपर पहुंचते हैं। पुष्प की वर्तिकाग्र के ऊपर पोषक घोल होता है। ये इस पोषक घोल को प्राप्त करके परागकण जो है वो अंकुरित हो जाते हैं। अंकुरित होने के बाद जो है पराग नलिका बनाते हैं और पराग नलिका जो है वो बीजांड के अंदर प्रवेश करती है। अब इस कटे हुए भाग की माइक्रोस्कोप के द्वारा जब हम इसकी संरचना देखेंगे तो किस प्रकार की होती है, कौन कौन सी कोशिकाएं इसके अंदर होती हैं, उन सब के बारे में जानेंगे। जब पराग कोश का स्फुटन होता है, फट जाते हैं, तो इसकी संरचना जो होती है वो किस प्रकार की होती है, पहले इसको देख लेते हैं, बाद में माइक्रोस्कोप की कहते हैं सूक्ष्मदर्शी की संरचना के बारे में जानेंगे। मैंने आपको
आपको पहले भी बताया था। मैंने पहले बताया था कि परागकोश में 2 पालियां होती हैं और प्रत्येक पाली में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। जैसे एक पाली ये है तो उसके अंदर 2 इस प्रकार से प्रकोष्ठ होंगे। ये एक पाली है, इसके अंदर भी 2 प्रकोष्ठ होंगे। ये देखिए इस प्रकार से इनका स्फुटन हो गया, ऊपर का भाग अलग हो गया, नीचे का भाग अलग हो गया। अब इसके अंदर जो विकसित हुए होंगे परागकण वो बाहर निकलेंगे। यहाँ से तमाम परागकण जो है वो इन्हीं प्रकोष्ठकों के अंदर भरे होते हैं। ठीक है, अब इस भाग का जो है हम सूक्ष्मदर्शी अध्ययन करेंगे कि इसमें कौन कौन सा पार्ट्स पाए जाते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से भाग होंगे तो सबसे पहले डायग्राम के माध्यम से जानेंगे। समझ लीजिए ये सूक्ष्मदर्शी भाग है। तो इस प्रकोष्ठ के अंदर सबसे पहले अधोस्तरीय कोशिका का निर्माण होता है। अधोस्तरीय कोशिका, अधोस्तरीय कोशिका, हाइपोडर्मल सेल्स। हाइपोडर्मल सेल्स का निर्माण सर्वप्रथम इस प्रकोष्ठ का या कहते हैं इस भाग के निर्माण के लिए हाइपोडर्मल सेल्स बनती है या बनी होती है। इस हाइपोडर्मल सेल्स में विकास होता है, बड़ी होती है और ये कहलाती है प्रापरशु कोशिका। जब अधोस्तरीय कोशिका जो है वो बढ़ जाती है, विकसित हो जाती है तो प्रापरशु कोशिका का निर्माण करती है। प्रापरशु कोशिका कौन सी कोशिका बनाती है? प्रापरशु कोशिका। अधोस्तरीय कोशिका में जब विकास होता है तो ये प्रापरशु कोशिका बनाती है। प्रापरशु कोशिका जब, अब इसमें विकास नहीं होगा, इसमें विभाजन होगा। विभाजन, प्रापरशु कोशिका में विभाजन होता है और विभाजन के फलस्वरूप ये 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है। पहली कोशिका कहलाती है प्राथमिक भित्तीय कोशिका। प्राथमिक भित्तीय कोशिका बनाती है और दूसरी कोशिका जो है वो बनाती है प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका। फिर एक बार समझ लीजिए, परागकोश का सूक्ष्मदर्शी जब अध्ययन करेंगे तो उसमें सबसे पहले अधोस्तरीय कोशिका हाइपोडर्मल सेल्स बनती है। हाइपोडर्मल सेल्स विकसित होकर प्रापरशु कोशिका का निर्माण कर लेती है। प्रापरशु कोशिका में विभाजन होता है, विभाजित होकर 2 कोशिकाएं बनाती हैं, प्राथमिक भित्तीय कोशिका और दूसरी बनाती है प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका। पुंबीजाणु जनन कोशिका का निर्माण करती है। अब इसमें प्राथमिक भित्तीय कोशिका जो है वो 3 भागों में बढ़ जाती है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला भाग जो है वो कहलाता है बाह्य भित्ति। बाह्य भित्ति। दूसरा भाग जो है वो कहलाता है मध्य भित्ति। तीसरा भाग जो है वो कहलाता है टेपिटम कोशिका या टेपिटम कह सकते हैं। प्रापरशु कोशिका 2 भागों में बढ़ जाती है, प्राथमिक भित्तीय कोशिका और प्राथमिक पुंबीजाणु कोशिका। प्राथमिक भित्तीय कोशिका जो है वो 3 भाग बनाती है, 3 लेयरें बनाती है, 3 स्तर बनाती है। तो 3 स्तर कौन कौन से होते हैं? बाह्य स्तर। तो बाह्य स्तर जो होता है वो 1 परत का होता है। मध्य स्तर जो होता है वो 2 या 3 का होता है। टेपिटम सेल्स जो होती हैं वो 1 स्तर का बना होता है। तो बाह्य भित्ति देखेंगे कितने स्तर होते हैं? 1 स्तर होता है इसका। इस प्रकार से जब हम सूक्ष्मदर्शी संरचना देखेंगे तो इस प्रकार से हमें ये भाग दिखाई देते हैं। पहली जो लेयर होती है
वो बाह्य स्तर की होती है जो कि प्राथमिक द्वितीय कोशिका का से बनता है। उसके बाद में आता है मध्यभित्ति। मध्यभित्ति भित्ति जो है वो 2 या 3 स्तरों का बना होता है। तो इसी के ऊपर सबसे पहले जो कि मध्य स्तर होगा। एक स्तर हो गया, दूसरा स्तर ये होगा, ठीक, 2 स्तर ले लिए। उसके बाद में आता है टेपिटम स्तर। टेपिटम स्तर जो है वो एक सेल्स का बना होता है। इस प्रकार से ये टेपिटम स्तर का सेल्स स्तर। पहला भाग कौन सा होता है? ये बाह्य स्तर या बाह्य भित्ति कह सकते हैं इसको, बाह्य भित्ति। ये दोनों भाग कहलाएंगे मध्य भित्ति, मध्य भित्ति कहलाएगी। और ये लास्ट वाली जो सेल्स होती है वो कहलाती है टेपिटम सेल्स। टेपिटम सेल्स का एक कार्य होता है कि विकसित हो रहे, भाई ये 3 स्तर हो गए। उसके बाद में प्राथमिक बीजाणुजनन, तो अर्थात यहाँ पर परागकणों का निर्माण शुरू होगा। तो विकसित हो रहे परागकणों को पोषण जो है वो टेपिटम कोशिका देती है। ये क्वेश्चन पूछ भी दिया जाता है कि टेपिटम सेल्स का क्या कार्य होता है। तो पराग कोश के अंदर विकसित हो रहे परागकणों को पोषण प्रदान करना किसका कार्य होता है? टेपिटम सेल्स का। ठीक है, ये 3 स्तर हो गए। उसके बाद में इस बचे हुए भाग में प्राथमिक पुंज बीजाणुजनन सेल्स का निर्माण होता है। ये देखिए, ये प्राथमिक पुंज बीजाणुजनन कोशिका होती है। इस कोशिका में समसूत्री विभाजन होगा। प्राथमिक पुंज बीजाणुजनन कोशिका में समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप ये तो अपनी जैसी कोशिकाओं का निर्माण कर लेती हैं। इनको हम कहते हैं लघु बीजाणुजनन कोशिका। लघु बीजाणु मात्र जनन कोशिका। लघु बीजाणु मात्र जनन कोशिका का निर्माण किससे होता है? प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका से। कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन। अब समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जब लघु बीजाणु मात्र जनन कोशिका का निर्माण हो गया, अब इस लघु बीजाणु मात्र जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा। इसमें लघु बीजाणु मात्र जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री जब विभाजन होगा तो ये लघु बीजाणु कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? लघु बीजाणु। भाई इनसे 2 बन जाएंगे और 2 इनसे बन जाएंगे। एक ये बन गया और एक ये बन गया। तो ये कहलाते हैं लघु बीजाणु कहलाएंगे। तो लघु बीजाणुओं का निर्माण किससे हो रहा है? लघु बीजाणु मात्र जनन कोशिका से। किसका निर्माण हो रहा है? लघु बीजाणुओं का। तो लघु बीजाणुओं को ही हम परागकण कहते हैं। परागकण कहेंगे। इस प्रकार से इसमें इस प्रकोष्ठ के अंदर असंख्य रूप से लाखों तादाद में परागकणों का निर्माण होता है। ठीक है, अब जो है इतना आप लोगों ने समझ लिया। अब जो है परागकण क्या होते हैं, परागकणों के बारे में जानेंगे। परागकणों के बारे में क्या होता है देखिए। परागकण परागकण जो है वो पराग कोश के अंदर पाए जाने वाली ऐसी कोशिका होती है जिसके अंदर नर युग्मक पाए जाते हैं। तो सबसे पहले परागकणों की संरचना के बारे में जानेंगे। परागकणों
की संरचना, परागकण की संरचना जो है वो किस प्रकार से होती है और इसके अंदर जो है वो नर युग्मक कहाँ पर पाए जाते हैं। तो कह सकते हैं परागकणों की संरचना। परागकण जो है वो तो दो चोलों से मिलकर बने होते हैं। बाह्य चोल जो इसका होता है वो खुरदरा होता है, इस प्रकार से ये कहलाता है बाह्य चोल। बाह्य चोल कहलाता है। ये कहलाता है अंतः चोल। अंतः चोल इसको बोलते हैं एक्साइन, इसको बोलते हैं एंटाइन। एक्साइन और एंटाइन। परागकण के अंदर एक केंद्रक होता है, एक रिक्तिका होती है, बाह्य चोल जो है अत्यधिक प्रतिरोधक क्षमता वाला पदार्थ स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। स्पोरोपोलेनिन अत्यधिक प्रतिरोधक क्षमता वाला पदार्थ स्पोरोपोलेनिन का बना होता है, जिसके कारण परागकण में जैविक अपघटन नहीं होता है। जैविक अपघटन नहीं होता है, इसीलिए परागकण जो होते हैं वो नष्ट नहीं होते हैं। करोड़ों वर्ष तक इसको जो है आप जीवाश्म के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यदि जब इसको पोषक घोल प्राप्त होता है, पोषक घोल में यदि परागकण पहुंच गए तो इसका जैविक अपघटन हो जाएगा। पोषक घोल का निर्माण किससे होता है, ये भी आप लोग देख लीजिए। 5 चीजों से होता है। सबसे पहले जो होता है मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, नंबर 3 बोरिक अम्ल, चार नंबर पे आएगा शर्करा और 5 नंबर पे आएगा आसुत जल। इनकी निश्चित मात्रा मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो 10 मिलीग्राम, पोटेशियम नाइट्रेट 20 मिलीग्राम, बोरिक अम्ल 10 ग्राम, शर्करा 10 ग्राम, आसुत जल 100 ml। इन सबको मिलाने पर पोषक घोल प्राप्त होता है। इसी पोषक घोल में केवल परागकण जो है वो अंकुरित होंगे। अंकुरित होने के बाद इसके अंदर का मटेरियल जो होता है वो एक परागनलिका के रूप में बाहर निकलता है और बीजांड के अंदर प्रवेश कराकर निषेचन का कार्य करता है। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि जयांग में बीजांड का निर्माण किस प्रकार का होता है। धन्यवाद।